नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आपका ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, और जहाँ तक उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम आज कई दिन बाद मिल रहे हैं, और तो अपनी हालचाल बताइएगा, ठीक है। देखिएगा, हमने इसके पिछले वाली क्लास में स्वरों के बारे में पढ़ा था, और स्वरों के बारे में हमने ये इतना पढ़ लिया था कि उसमें कुछ हिस्सा बचा हुआ था। आज जो हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, मतलब और स्वरों को किस आधार पे हम बांट सकते हैं, बांटने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि स्वरों का वर्गीकरण अनुनासिकता के आधार पे, मतलब जो हमारी तालु है उसके आधार पर, अनुनासिकता या कोमल ताल के आधार पे वर्गीकरण करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि आखिर क्या क्या है, मतलब अगर हम उच्चारण करते हैं कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनको हम सिर्फ मुख से बोलते हैं, और कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण हम नाक और मुख दोनों से करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, निवेदन ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ये निवेदन है ठीक है, सहयोग है आपसे। और ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखते हैं आज वाले सेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ तक हो सकता है ये वाला सेशन ऐसा हो कि इसमें हम स्वरों के बारे में पूरी जानकारी पढ़ लेंगे। इसके बाद हम व्यंजन पे बात करेंगे। देखिएगा, जो आज हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे वो अनुनासिकता के आधार पे करेंगे। हम लिखेंगे स्वर वर्णों का वर्गीकरण अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर, ठीक। अब बात आती है कि आखिर अनुनासिकता का मतलब होता है कि अनु प्लस नासिक प्लस ता। अगर हम इसको तोड़ेंगे अनुनासिकता को अलग अलग, तो यही से समझ आ जाएगा अनुनासिक प्लस ता। अनु का मतलब होता है, अनु का जो मतलब होता है वो ये होता है कि बाद में या पश्चात। अनु का मतलब होता है बाद या पश्चात। नासिक का मतलब होता है नाक से, और इसमें जो ता है वो है प्रत्यय। तो देखिएगा, अगर हम इसके आधार पे समझेंगे कि हम जिन स्वर वर्णों का उच्चारण नाक के बाद मुख या नाक के सहयोग से करते हैं, या कोमल, अगर इसका वर्गीकरण अनुनासिकता या कोमल तालु के आधार पे हम वर्गीकरण करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो जिन भी स्वरों का हम उच्चारण करते हैं उनका किन आधार पे करते हैं, कि अगर हम स्वरों का वर्गीकरण अनुनासिकता के आधार पे करेंगे तो हमें दो प्रकार मिलेगा, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। देखिएगा, जो पहला प्रकार मिलेगा निर्नुनासिक स्वर वर्ण, और जो दूसरा मिलेगा वो मिलेगा अनुनासिक स्वर वर्ण। देखिएगा, दो प्रकार के। अब समझेंगे पहले निर्नुनासिक के बारे में, कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय केवल मुख का प्रयोग हो, इसमें सिर्फ मुख का प्रयोग हो, उन स्वर वर्णों को निर्नुनासिक स्वर वर्ण कहा जाता है। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब इसमें जितने भी स्वर हैं, जो हमारे पास जितने भी स्वर हैं वो सब आते हैं निर्नुनासिक स्वर वर्ण में। एक एक के बारे में देखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि पहला जो हमारा है
निरनुनासिक स्वर वर्ण के बारे में इसमें कौन कौन से आते हैं। परिभाषा अगर लिखेंगे तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय केवल मुख का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निरनुनासिक स्वर वर्ण कहते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, इसमें जितने भी हमारे स्वर हैं, अब स्वर में सिर्फ री को छोड़ दिया जाए। जैसे स्वर का मतलब ये हुआ कि छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये जितने भी स्वर वर्ण हैं इनके उच्चारण करते समय हम नाक का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें निरनुनासिक स्वर वर्ण कहा जाता है। तो इतनी बात क्लियर हुई है। अब आगे हम देखेंगे अनुनासिक स्वर वर्ण। ठीक है, जैसे जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय ज्यादातर नाक का मतलब मुख के साथ, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय नाक के साथ मुख का भी प्रयोग होता है उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक स्वर वर्ण। जैसे नाक से बोलेगा, जैसे हम आ पढ़ते आ, अब आ, का, की, कू, मतलब तब हम नाक का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो अगर हम जिन स्वर वर्णों को बोलने में नाक का प्रयोग करें उन्हें अनुनासिक स्वर वर्ण कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे अगर हम अ लिखें, छोटा अ लिखें और उस पे चंद्र बिंदी लगा दें, अब इसे अ नहीं बोलेंगे, आ बोलेंगे, अ ना बोल के आ बोलेंगे, मतलब अब नाक से करेंगे। अगर हम इसी को बड़ा आ लिख दें और ऊपर लगा दें, अब आ नहीं बोलेंगे, आ बोलेंगे, आ। जैसे हम आंख लिखते हैं, आंख में देखिएगा आ नहीं पढ़ते, आंख नहीं पढ़ते, आंख पढ़ते हैं। मतलब जो अ का उच्चारण हम नाक के द्वारा कर रहे हैं इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं, आंख, ना कि आंख। ठीक है, तो इसमें जो स्वर वर्ण आते हैं, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ओ और औ। देखिएगा, इन सब का उच्चारण हम नाक के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी मात्राओं में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या करेंगे, हम इनके ऊपर चंद्र बिंदी लगाएंगे तब इसका उच्चारण हम नाक के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारी बड़ी ई है, इस पे हम यूज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जब हम एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं, जब हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पे हम चंद्र बिंदी का यूज नहीं करेंगे, तब हम सिर्फ एक यहाँ पे बिंदु लगाकर ये बताएंगे कि अब ये अनुनासिक स्वर वर्ण के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर कुछ चीजों को आप समझेंगे तो समझिएगा, ये बात क्लियर हो गई कि अनुनासिक स्वर वर्ण के अंतर्गत जितने भी स्वर हैं वो आते हैं। बस बड़ी ई और ए के ऊपर हम चंद्र बिंदी के माध्यम से अनुनासिक का को यूज नहीं करते, बाकी के साथ हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम ओ के साथ करेंगे तो भी यूज कर सकते हैं, औ के साथ करेंगे तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ चंद्र बिंदी का यूज नहीं करेंगे। तब हम सिर्फ एक बिंदु का यूज करेंगे यहाँ पे इनके मात्राओं के साथ। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए खड़ी मात्रा। खड़ी मात्रा का मतलब ये हो गया, खड़ी मात्रा के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये नोट में लिख लीजिएगा कि खड़ी मात्रा के साथ
चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब हम अ और आ पे तो यूज कर सकते हैं, ई पे कर सकते हैं, लेकिन अगर खड़ी मात्रा जहाँ ए आई ओ औ की बात आएगी वहाँ पे हम बिंदु लगा सकते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। अच्छा, अब हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे और किस आधार पे स्वरों को बांटा जा सकता है। तो दूसरा जो टॉपिक है, अच्छा अगर नाक से बोलने की कोशिश करिएगा, अगर अनुनासिक के बारे में आपको जानना है कि इनको हम नाक से बोलते हैं, बोलाइए किसी का नाम लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मेरा ही नाम है सौरभ है, अगर इसे नाक के द्वारा बोलेंगे तो कैसे बोले, सौरभ सौरभ, मतलब हम जबरदस्ती बोलने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, देखिएगा आगे हम बात करेंगे मांसपेशियों के तनाव के आधार पर। मतलब जब हम उच्चारण करते चिल्लाते नहीं है, जोर से, जितना जोर से चिल्लाएंगे दबाव उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना आराम से चिल्लाएंगे दबाव कम पड़ेगा, जितना ज़्यादा बल लगाएंगे दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, जितना कम बल लगाएंगे दबाव उतना ही कम होगा। ये बात तो क्लियर है। तो उसी के आधार पे मांसपेशियों के तनाव के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण अगले आधार पे करेंगे तो लिखिएगा मांसपेशियों के तनाव के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण, स्वर वर्णों का वर्गीकरण। देखिएगा अब तनाव की बात है, तनाव वहीं पे उत्पन्न होगा जहां बल का प्रयोग उत्पन्न होगा। जैसे मार पिटाई हो जाती है, जो बलशाली होता है, इसका मतलब है जिसका जितना ज़्यादा बल है वो उतना ज़्यादा तनाव उत्पन्न कर सकता है। लड़ाई हुई, पहलवान है उठाई पटक देगा, तुरंत चढ़ जाएगा सर पे, कैसे हाथ लगाए, दम नहीं है तो फिर पीछे हट जाएगी। वही हाल है कि जितना ज़्यादा बल लगाएंगे तनाव उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा। झगड़ा को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे मारपीट उतने ज़्यादा बढ़ेगी, कम करेंगे तो कम। उसी के आधार पर समझेंगे कि मांसपेशियों के तनाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिएगा इसको हम दो भागों में वर्गीकरण करते हैं। एक को कहते हैं सरल स्वर वर्ण, और जो दूसरा कहते हैं उसको नाम देते हैं कठोर स्वर वर्ण। कठोर स्वर वर्ण। देखिएगा सरल या इसी को कहते हैं मृदुल, हम ना थोड़ा ऐसे बनाते हैं, बोल रहा है मृदुल, सरल स्वर वर्ण, कठोर स्वर। अब देखिएगा सरल स्वर वर्ण के अंतर्गत वो स्वर आएंगे जिनका उच्चारण करते समय हमारी मांसपेशियों में सबसे कम तनाव उत्पन्न हो। अब सोचिएगा, खुद बोलने की कोशिश करिएगा, कौन कौन से ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में हम मांसपेशियों में बहुत कम दबाव उत्पन्न होता है। जैसे अगर हम अ बोलेंगे, अगर हम अ बोले, अगर हम छोटा अ का उच्चारण करें तो ज़्यादा दबाव नहीं है, लेकिन अगर हम बड़ा आ का उच्चारण करें तो अगर हम बड़ा आ का उच्चारण करेंगे, दीर्घ अ बोलेंगे, इसका मतलब हम दबाव ज़्यादा लगाते हैं आ। लेकिन अगर अ बोलेंगे तो उच्चारण कम है, तब इसे हम कहेंगे छोटा आ को सरल वर्ण या मृदुल वर्ण। और देखिए आगे, जैसे हम ई का प्रयोग करते हैं, छोटी ई या दीर्घ ई। दीर्घ ई जब बोलते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, लेकिन अगर लघु ई करते हैं, ह्रस्व ई का बोलते हैं तो उसमें दबाव कम लगता है। तो सरल या मृदुल में छोटी ई, और यहाँ पे ऊ आएगा, और यहाँ पे बड़ा। ये तीन हो गए सरल स्वर वर्ण में, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अगर और कौन कौन से, अगर उनके बारे में चर्चा की जाए। सरल, देखिए समझिएगा, रट्टा मारने का तो क्या है, रट्टा मारेंगे कोई मतलब नहीं, आज मारेंगे कल भूल जाएगा। मोबाइल नंबर तो है नहीं गर्लफ्रेंड का, एक बार रट्टा मार लिए तो फिर जिंदगी भर भूलेगा नहीं है। तो वही चीज़ है कि सरल स्वर वर्ण का मतलब है जिन स्वरों पे उच्चारण करने में कम दबाव लगे, कम तनाव उत्पन्न हो मांसपेशियों में, उन्हें हम कहते हैं सरल स्वर वर्ण या मृदुल स्वर वर्ण। और
ई उ। और कठोर स्वर वर्ण जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं, हमारी मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न हो, ज्यादा बल लगे, उन्हें हम कहते हैं कठोर स्वर वर्ण। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ये चीज समझ में आ गई। अब जो हम पढ़ेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखेंगे, अच्छा अभी हम वर्गीकरण कर रहे थे कि आखिर हम बोल कहाँ से रहे, कोई चीज उत्पन्न कहाँ से हो रही है, कि वो कठोर से आगे से हो रही है, पीछे से हो रही है, मध्य से हो रही है, ओठ से हो रही है, कंठ से हो रही है, इन चीजों के। लेकिन अब हम इन स्वरों का उच्चारण किस स्थान से करते हैं उसके आधार पे इनका वर्गीकरण करेंगे। तो हम लिखेंगे स्वर वर्णों का उच्चारण, स्वर वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पे। स्वर वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिएगा, स्वर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पे, मतलब हम उनका उच्चारण किस स्थान से कर रहे हैं। हम उनका उच्चारण कंठ से कर रहे हैं, तालु से कर रहे हैं, मूर्धा से कर रहे हैं, ओष्ठ से कर रहे हैं, मतलब जो हमारी स्वर यंत्रियां हैं उनमें से किससे उनका उच्चारण करें, इसके बारे में हम समझेंगे। मजेदार टॉपिक है, आराम से पढ़िएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम स्वरों को लिख ले और एक एक करके बोलते जाएं तो आसानी होगी। जैसे अगर हम लिख लें स्वर, ठीक है, ये अभी देखिए एक लाइन देखिएगा, पहले इसे समझिएगा, और अगर एक इस लाइन में एक बजता है दूसरी, देखिएगा अ, आ, ई, उ, री। आखिर इनका उच्चारण हम किस स्थान से करते हैं। देखिएगा, अगर अ और अ इन दोनों का उच्चारण करेंगे, आप खुद उच्चारण करके बोलिए अ और अ, आपको समझ आ जाएगा तुरंत आखिर आपका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। मतलब अ आ बोलिएगा, जो हमारा ये कंठ है जहाँ से हम बोलते हैं, यहाँ से मतलब छोटा अ, ह्रस्व आ और दीर्घ अ का जो उच्चारण हम करते हैं वो करते हैं कंठ से। जो उच्चारण हम करते हैं वो करते हैं कंठ से। जो उच्चारण हम करते हैं वो करते हैं, सॉरी, देखिएगा, जो उच्चारण हम करते हैं वो ह्रस्व अ और दीर्घ अ का जो उच्चारण हम करते हैं वो करते हैं कंठ या कंठ। अब कंठ से करते हैं, अब बात आती है ई और ई की, ह्रस्व ई और दीर्घ ई की बात आती है। इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तो इनका बोलिएगा, खुद बोलने की कोशिश करिएगा, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आएगा। तो खुद बोलेंगे, बोलिएगा ई। अब देखिएगा ई करेंगे तो हमारा जो तालु है ये ज्यादा सक्रिय है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ई का उच्चारण कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, तालु से। तालु या तालब, तालब, देखिएगा तालु या तालब से उच्चारण हम करते हैं ई या ई का। अब बात आती है कि ऊ का, खुद बोलिएगा ऊ, सॉरी, अगर हम ऊ का उच्चारण करें, ऊ, तो देखिएगा हमारे ओठ की जो बनावट है, मतलब हमारा जो ओठ है वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है, इसलिए इन्हें नाम देते हैं ओष्ठ। जो हमारा एक री है इसका जो उच्चारण हम करते हैं मूर्धा से, मूर्धा। देखिएगा
याद हो जाएगा छोटा अ और बड़ा आ, ऐसे देहाती लैंग्वेज में छोटा आ बड़ा आ कंठ, छोटी ई बड़ी ई तालु, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ और री मूर्धा से। अगर ऐसे याद नहीं होता आपको इतनी भी परेशानी से छोटा रू कर लीजिए। देखिएगा छोटा करेंगे तो कैसे, के टी ओ एम, अब तो याद हो जाना चाहिए। के टी ओ एम, के टी ओ एम। के का मतलब अ, टी का मतलब ई, ओ का मतलब उ, एम का मतलब रे। तो ये समझ आ जाएगा आपको कि कैसे इनका उच्चारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। तो ये एक लाइन हुई, लेकिन और भी हमारे पास बहुत से संयुक्त स्वर हैं, उनका उच्चारण कहाँ से होता है यहीं से देख लीजिएगा। देखिएगा अगर नहीं उच्चारण आ रहा होगा तो खुद बोलने की कोशिश करिएगा। वैसे भी दिन भर होता ही रहता है कुछ न कुछ, हेलो हाय काम जाम जो भी है। तो वैसे ही देखिएगा आगे हम बात करेंगे इसके आगे वाले जो हैं ए आई। अगर हम ए आई ओ औ, ये है चार, ए आई ओ औ। देखिएगा हमने आपको बताया था इसका निर्माण कैसे होता है, इसका कैसे होता है, इसका कैसे होता है और इसका। जिस प्रकार से इनका निर्माण होगा उनमें जितने भी स्वर का उच्चारण जिससे होगा उसी के आधार पर इनका हो जाएगा। जैसे अगर हम ए और आई की बात करें, ए आई इन दोनों का बात करें, अगर इसमें देखिए कौन कौन से स्वर। सबसे पहले ए की बात करेंगे तो ए में अगर हम छोटा आ और छोटी ई मतलब हरस्व आ और हरस्व ई को जोड़ेंगे तो बनेगा ए। अब देखिएगा अभी हम बात कर रहे थे तो ये कहां से उत्पन्न हो रहा था, कंठ से उत्पन्न हो रहा था। ये कहां से उत्पन्न हो रहा था, तालु से, ये ओष्ठ से, ये मूर्धा से। बस इन्हें समझ लीजिएगा। देखिएगा इसमें अ का उच्चारण कहां से हो रहा है, के से, और ई का उच्चारण टी से। इसका मतलब इसे हम कहते हैं के का मतलब कंठ और टी का मतलब तालु, तालु। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि ए का जो उच्चारण होगा वो किससे होगा, कंठ और तालु को मिला के। अगर कंठ और तालु को मिलाएंगे तो उसे हम कहेंगे कंठ तालु या कंठोष्ठ। कंठ तालु देखिएगा ये के और टी और ई, अगर के से ये कंठ और तालु, इसका मतलब जो ए हो गया वो कंठ और तालु दोनों मिलने के बाद ए का उच्चारण होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आई की बात करेंगे, अगर आई की बात करेंगे देखिएगा आई में क्या होता है, अगर हम हरस्व अ प्लस ए को जोड़ दें तो आई बनेगा। और हरस्व आ का जो उच्चारण हम करते थे वो हम करते थे कंठ से, और जो इसका उच्चारण हम करते थे कंठ और तालु से, दोनों से मिला के। इसका मतलब हो गया इन दोनों का जो उच्चारण हम करेंगे वो हमारा केटिस होगा। केटी का मतलब हो गया कंठ और तालु। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कौन से ऐसे स्वर वर्ण हैं जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, तो ए और आई ऐसे स्वर वर्ण हैं जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। देखिएगा आगे अगर हम ओ की बात करें, हमने आपको बताया था अगर ओ की बात करेंगे, ओ में अ प्लस उ मिलके ओ का निर्माण होता था। आ प्लस उ मिलके ओ का निर्माण, अगर आ की बात करेंगे तो ये कंठ से होता था और ये ओष्ठ से होता था। तो कंठ और ओष्ठ अगर जोड़ेंगे कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ मिलकर ओ का उच्चारण करते थे। इस बात को समझने के लिए अ और उ मिलके ओ बनता था, इसलिए इसे कहते थे कंठोष्ठ स्वर वर्ण। मतलब इनका उच्चारण हम कंठ और ओष्ठ दोनों के मिलने से होता है। अगर हम औ की बात करेंगे
अगर हम औ की बात करेंगे, देख लेंगे, अगर औ को भी चीज बांटेंगे थोड़ा सा, तो हर्ष अ प्लस ओ, ओ को हम कंठ और ओष्ठ से करते थे, तो इसको भी मिला के हम कहेंगे कंठोष्ठ। मतलब अब पूरे को अगर हम समझेंगे तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या तो होगी नहीं। अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, लिखिएगा, मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक, कैसे भी करके संपर्क कर लीजिएगा। और एक सब निवेदन है, थोड़ा शेयर करने की कोशिश करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो कैसी लग रही है और लाइक करके बता दीजिएगा। और कुछ भी होगा तो कमेंट में लिखिएगा, आपका स्वागत है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मैं चर्चा कर दूं, उसके बाद देखते हैं। अगर आपको पता है, सिर्फ इतनी बात पता, आ ई उ री तक, तो इनसे बनने वाले जो संयुक्त स्वर वर्ण हैं, तो हम बता सकते हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है, KTOM। एम का कोई रोल नहीं है, एम को रखिए उधर। लेकिन अगर आपको पता है के और टी से क्या बनता है, तो आप बता देंगे वो कंठ तालु से बोला जाएगा। अगर के ओ से बनता है तो आप बता दें कंठ और ओष से बोला जाएगा। कैसे भी करके आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही व्यंजन में भी मिलेगा। तो मिलेंगे आगे व्यंजन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।